अस्सलामुअलैकुम, चौधरी स्पीक्स में खुश आमदीद। तो आइए चलते हैं कहानी के अगले रुख की जानिब। कामनी पर हंसी का दौरा पड़ गया। हंसते हंसते वो ताहिर से बगलगीर हो गई और इसे अपने साथ घसीटती हुई जीप के नजदीक ही एक बड़े पत्थर पर बैठ गई। ताहिर, मुझे तुम्हारे सामने शिकस्त का एतराफ करते हुए शर्मिंदगी हो रही है। यकीन जानना, मैंने जिंदगी में कभी इस अंदाज में सोचा ही नहीं था। मैं अपने कॉलेज की जिंदगी में बेहतरीन एथलीट थी, मोहब्बत आइडियल थी, लेकिन मोहब्बत करने का शायद वक्त ही मुझे नहीं मिला या फिर कोई मुझे मुतासिर नहीं कर सका। कॉलेज की जिंदगी खत्म हुई तो अपनी एडवेंचर पसंद तबीयत के साथ मैंने ये पेशा इख्तियार कर लिया। यहाँ अपनी तरबियत मुकम्मल करने के बाद मुझे फील्ड में बामुश्किल 1 साल काम करने का मौका मिला, जिसके बाद मुझे इस काम पर लगा दिया गया। तब से अब तक मुख्तलिफ तकरीबकारी कैंपों में मेरी ड्यूटी लगती रही। मेरे काम से खुश होकर मुझे बटवारी कैंप में भेज दिया गया। ये किसी भी लड़की के लिए बड़ा एजाज होता है। मैं शायद वाहिद लड़की हूँ जिसे 3 साल के अंदर ही इस कैंप में भेज दिया गया। इस दौरान मैंने दर्जनों तकरीबकारों को ट्रेन किया। ये मेरी ड्यूटी है। मुझे वक्त आने पर देश सेवा के लिए किसी की भी सेवा करनी पड़ती है। ताहिर, ये अच्छी बात है या बुरी, मुझे इसका इल्म नहीं। मेरे इंस्ट्रक्टरों ने मुझे बताया था, अपने शास्त्रों के मुताबिक हमें अपनी जन्म भूमि को बचाने के लिए अपने शरीर को भी त्यागना पड़े तो ये हमारा कर्तव्य है। मेरे लिए ये सब कुछ बड़े गर्व की बात रही है। मेरे बॉस ने मुझे बताया था कि हेडक्वार्टर मेरे काम से बहुत खुश है और अब वो मेरी अब्रॉड पोस्टिंग के मुतालिक सोच रहे हैं। जैसी तैसी भी जिंदगी थी, मैं इससे मुतमईन थी। मैं कभी धार्मिक नहीं रही, लेकिन मेरा सारा परिवार बहुत धार्मिक है। कुछ अर्सा पहले मेरी बात से नाराज होकर मेरी मौसी ने कहा था कि मुझ पर देवी माँ का शराब पड़ेगा। तब मैंने इस बात को अहम नहीं जाना था, इसे मामूल की बात समझकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझ पर देवी माँ का शराब पड़ गया है। तुम्हारे साथ मुलाकात के बाद मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरी जिंदगी में कभी ये मुकाम हासिल कर लोगे जो आज से 7-8 साल पहले किसी हिंदू नौजवान को हासिल करना चाहिए था। तुमने मुझे लाचार कर दिया है ताहिर, बेबस कर दिया है। ये कहकर वो बेसाख्ता रो दी। ताहिर को यूं लगा जैसे किसी ने पूरे जोर से इसके दिल पर घोंसा रसीद कर दिया, जैसे किसी ने इसे अचानक इस तरह झंझोड़ दिया कि इसका बदन कारवां रवां कांपने लगा। इसका दिल न जाने क्यों भर आया। ये अदाकारी कभी इस तरह हकीकत का रूप भी धार लेगी, ये सोचकर वो लरज उठा। इसे यूं लगा जैसे इसने कामनी से जो कुछ भी कहा था वो सच था, जैसे इसने सलीम के मुशावरत से अदाकारी नहीं की, दरअसल अपने दिल की आवाज कामनी तक पहुंचा दी थी। जिंदगी के 10 साल इसी पेशे में गुजारने के बाद, दर्जनों खतरनाक और जानलेवा मुहिम्मात सर करने के बाद, अपने मुल्क को मिल्लत की कारहाय नुमाया कर अंजाम देने के बाद, एक रोज इसने बिलाखिर वो रॉ की जेरे तरबियत किसी फाहिशा की जुल्फों का असीर हो जाएगा। ये पछतावा इसकी जान को आ गया था। नहीं, इसने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, ये तो हमदर्दी के जज्बात हैं। शायद इसे कामनी अग्रवाल की बेबसी पर रहम आ गया था। शायद इसे हमदर्दी है, इससे मोहब्बत नहीं है। इसने सवाए अपने अजीम मिशन के, अपने मुल्क मिल्लत के लिए, अपने काज के और किसी से मोहब्बत करना सीखा ही नहीं था। ये तो वतन से इसका इश्क था। ये तो वतन से इसका इश्क था जो इसने खुद को रजाकाराना तौर पर इस खतरनाक फील्ड में धकेला था। वरना तो वो आर्मी ऑफिसर था, फौज का बाकायदा ऑफिसर, जिसके क्रेडिट में कई कारनामे थे। जब कभी वो अपनी वर्दी पहनता, इसका सारा सीना इन एजाजात से भर जाता जो इसने यके बाद देगरे हासिल किए थे। वो अपनी यूनिट का मायानाज कमांडो था, मुहैयरुल अकूल कारनामे इससे वाबस्ता थे। और आज यहाँ एक लड़की के सामने वो हथियार डाल रहा था। ये लड़की इसकी मंजिल नहीं थी, ये तो रास्ते का कोई संगे मील हो सकता था। वो इश्क करने नहीं, बटवारी कैंप को तबाह करने आया था। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कामनी अग्रवाल, मुझे अपना मिशन पूरा करना है। मैं तुम्हारे साथ वो तमाम तकरीबकारी कैंप एक एक करके तबाह कर दूंगा जिससे तरबियत हासिल करने वाले मेरे मुल्क के आस्तीन के सांप मेरे मुल्क में तबाह व बर्बादी फैला रहे हैं, नफरत की फसल बो रहे हैं, सलामती के लिए चैलेंज बन गए हैं। इसने अपने अज़म को दोहराया और बड़े मजबूत कदमों पर खड़े होकर कामनी के कंधे पर दोनों हाथ रख दिए। कामनी, अगर मेरे किसी अमल से तुम्हें दुख हुआ हो तो मुझे माफ कर देना। ये मेरा गैर इख्तियार अमल था। तुम्हें दुख देना मेरा मकसद नहीं था। मैं तो अपने दिल के हाथों बेबस था। इसका दिल ना जाने क्यों भर आया, लेकिन बड़ी मर्दानगी से इसने अपने आंसू जब्त कर लिए। दोनों ने भीगी आंखों से एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों मुस्कुरा दिए। इसी लम्हे कामनी के आंसुओं से भीगी मुस्कुराहट ने इसे एक नई जिंदगी का एहसास दिलाया। कामनी अब नॉर्मल हो चुकी थी। इसने ताहिर को सब कुछ बता दिया था और इसे कहा था कि अब वो एक स्पेशल केस की हैसियत से इसके मुकम्मल इख्तियार में आ चुका है। कम से कम हमारी दौरान तरबियत वो कामनी से अलग नहीं हो सकता। और इसके बाद न जाने किस ताकत ने ये फिक्रा ना चाहते हुए भी ताहिर के मुंह से कहलवा दिया, ताहिर, भगवान के लिए ये बात दोबारा कभी ना कहना। मुझे आज में जी लेने दो, सिर्फ आज में। कल क्या होगा मुझे ये सोच ही मार डालेगी। इसकी आवाज ताहिर को
कहीं दूर उफ के पार से सुनाई दे रही थी। इस लम्हे वो बिल्कुल बदली हुई कामनी थी जिस पर ताहिर से बात कर रही थी। इसके चेहरे की करख्तगी और चालाकी की जगह एक आम सी मासूमियत सिमट आई थी। यूं लगता था जैसे वो ये सब कुछ खुद नहीं कह रही और कोई ताकत इससे कहलवा रही है। दोनों खामोशी से सामने पहाड़ पर सूरज की रोशनी से सुर्ख होते सरसब्ज दरख्तों को देखते रहे। दोनों ही खामोश थे। दोनों के पास कहने को बहुत कुछ था लेकिन दोनों कुछ नहीं कह पा रहे थे। आओ तुम्हारा टास्क मुकम्मल कर लें, इसने शर्ट के आस्तीन से अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए कहा। चलो, बोझल दिल से ताहिर ने कहा और दोनों पहाड़ी सिलसिले में दाखिल हो गए। ताहिर के बजाय इसका सारा काम वो खुद करती थी। वो शायद पोसवाल को कोई बहाना बाकी नहीं देना चाहती थी। अपने तजर्बे की बुनियाद पर इसने 1 घंटे का काम बामुश्किल आध घंटे में मुकम्मल कर लिया। फिर ताहिर की जानब मुतवज्जा हुई जो सहरज़दा मामूल की तरह इससे बंधा चला आ रहा था। क्या बात है, परेशान क्यों हो रहे हो? इसने बेतकल्फी से ताहिर का हाथ अपने हाथ में पकड़ कर कहा। कुछ नहीं, सोचता हूँ मुझसे कोई ज्यादती तो नहीं होगी। खुदा जाने ये सब कुछ। इसे अपना मुद्दा बयान करने के लिए मुनासिब अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे। मैंने तो ज्यादती की शिकायत नहीं की महाराज, और इस खेल का आगाज भी आप ही ने किया है। अब खुद ही भागे जाने के चक्कर में हैं। ताहिर, अब तुम भाग नहीं पाओगे, याद रखना, इसने अजीब से लहजे में कहा और इसका हाथ पकड़कर जीप की तरफ वापस चल दी। दोनों जीप के पास काफी देर तक खामोश खड़े रहे, एक दूसरे से बहुत कुछ कहने की ख्वाहिश के बावजूद इनके पास मुनासिब अल्फाज ही नहीं रहे थे। ताहिर सोच रहा था कि अपना काम मुकम्मल करके जब वो चला जाएगा तो कामनी पर क्या गुजरेगी, और इसके साथ ताहिर के बाद जो कुछ होने वाला था इसका तसव्वुर ही लर्जा खेज था। ताहिर ने पहली मर्तबा खुद को अजीब से मखमसे का शिकार पाया। दोनों कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहे। कामिनी ने इस दौरान आइंदा के लाया अमल से आगाह कर दिया और खुसूसन इसे समझा दिया था कि इसे पोसवाल से बचकर रहना है। इसने पोसवाल के मुतालिक ताहिर को बहुत कुछ बताया था। कुछ अंदाजा इसे पहले ही था और बाकी मालूमात इसे कामिनी अग्रवाल ने बहम पहुंचा दी थी। इसके गुफ्तगू के खात्मे पर इसके दिल दिमाग ने पोसवाल के लिए कम से कम सजा मौत तजवीज की थी। कामिनी अग्रवाल की जबानी इसे इल्म हुआ था कि इसके मुल्क में अथौड़ा ग्रुप और दहशत फैलाने वाले दूसरे वाकयात का बानी भी पोसवाल है, जिसने रूसी कमांडोज के साथ जेबी की तरबियत हासिल की थी, जहां इसे जिंदा जानवरों को अपने हाथों से मारकर इसका खून पीने की तरबियत दी जाती थी। कामनी ने इसे बताया था कि दहशत फैलाने के नित नए तरीके निकालना कैप्टन पोसवाल का काम है और एसएसबी के किसी भी कर्नल से ज्यादा मुराद और इख्तियारात का मालिक है। वो अब बज़ाहिर तो ऑन द रिकॉर्ड किसी किस्म का कोई मसाइल पैदा नहीं कर सकता, न कोई कार्रवाई कर सकता है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड किसी भी कार्रवाई पर पोसवाल से कोई भी पूछगिछ नहीं होगी। ताहिर जानता था कि कामनी इसे खौफजदा नहीं कर रही बल्कि इसे होशियार कर रही है। इसने सोच लिया जब सांप के बल में हाथ दे दिया है तो फिर डर किस बात का, जो होगा देखा जाएगा। मुश्ताक और सलीम अपने मुकर्रर वक्त पर वहां पहुंच चुके थे और एक मर्तबा फिर कामनी अग्रवाल अपने खुद साख्ता रूप में वापस आ गई थी। जीप को भगाती हुई वो इन्हें कैंप में वापस ले आई। माई फुट, पोसवाल ने अपने सामने धरे कर्नल भाटिया के ताजा तरीन ऑर्डर पर एक नजर डालने के बाद कागज को इस तरह जमीन पर दे मारा जैसे अपनी दानसत में वो ताहिर या कामनी अग्रवाल को जमीन पर पटक रहा हो। साली अपने याराना निभाने के लिए अब नया बहाना तराशा है, इसने कामनी को गाली देते हुए कहा। इसे अब यकीन हो चला था कि जो कुछ भी मुश्ताक ने कहा था वो सच ही था। अब इसने अपनी अगली हिकमत अमली तय करनी थी। इस बात का सवाल ही नहीं उठता था कि वो ताहिर या कामनी को माफ कर दे। इसके नजदीक इस जुर्म की कम से कम सजा मौत थी और इसने दोनों को सजाए मौत देने का मुसम्मम इरादा कर लिया था और अपने इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार करने लगा। अगले 10-12 रोज इसने मामूल की ट्रेनिंग में गुजार दिए। इस दौरान इसने कभी ताहिर को अहमियत नहीं दी। अलबत्ता वो इसके सामने कामनी अग्रवाल के साथ बेहुदा मजाक जरूर करता था। 1-2 मरतबा तो ताहिर का खून भी खौला, लेकिन वो कामनी से मुतल्लिक कुछ अजीबो गरीब जज्बात का शिकार रहने लगा था। लेकिन कामनी और फिर सलीम की सख्ती से दी गई हदायत के तहत इसने खुद को नॉर्मल रखा। ताहिर को इसने एक लम्हे की मसरूफियात से आगाह रखा था। इस दौरान कामनी इसे करीबन हर दूसरे-तीसरे रोज अकेले अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पर ले जाती। गुज़िश्ता 3-4 रोज से ताहिर कैंप के एरिया से बाहर निकलते ही खुद ड्राइविंग सीट संभाल लेता। वो जानबूझकर किसी गलत पहाड़ी रास्ते पर मुड़ जाता और कामनी से रोक देती। ताहिर इस दौरान इससे गलत रास्ते की तफसीलात इस तरह जान लेता था जैसे ये सब कुछ मामूल की बात हो। कुदरत इसके लिए खुद ही आसानियां फराहम कर रही थी। 3-4 मरतबा कैंप
से बाहर देहरादून के पहाड़ों और जंगलों में गुजरते रास्तों पर सफर करने के बाद इसे कम से कम कैंप के चारों तरफ फरार के रास्तों का इल्म हो गया था। अब वो बड़े एतमाद से यहाँ से बाहर निकल सकता था, कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकते थे। कभी कभी ताहिर का ज़मीर इसे मुलामत भी करने लगता कि वो कहीं अपने मकसद की बजावरी के लिए कामनी अब अग्रवाल पर जुल्म तो नहीं कर रहा। वो जानता था कि इस फरार के बाद रॉ कामनी के साथ क्या सलूक करेगी। इसे कामनी पर बहुत रहम आता था, लेकिन अपने मिशन की मकसदियत के सामने इसे ये तमाम जज्बे ही दिखाई देते। कामनी को शायद बात करने का जुनून था, या फिर यूं लगता था जैसे इसे जिंदगी ने पहली मर्तबा सब कुछ कह देने का मौका दिया था और अब वो इसे खोना नहीं चाहती थी। इसने अपने बचपन से रॉ तक की सारी कहानी ताहिर को सुना दी। ताहिर ने अंदाजा लगा लिया था कि तरबीती मराकज तक पहुंचना सवाए एक जज्बाती हादसे के और कुछ नहीं। वो अंदर से मुकम्मल औरत थी, एक भरपूर मशरकी औरत जो जिंदगी के बेशतर फैसले अकल के बजाय दिल से किया करती थी। इसने ये फैसला भी दिल ही दिल में किया था, जिसका खुमियाजा आज तक भुगत रही थी। ताहिर के मुतालिक कुछ यही ख्यालात कामनी अग्रवाल के भी थे। इसने भी अंदाजा लगा लिया था कि वक्ती जज्बाती और माशरती नाहमवारियों के खिलाफ अपने दिल में पैदा होने वाले इंतकाम के अंधे जज्बे ने इसे इस जहन्नम में धकेला था, जहाँ इसके सिवाय जिल्लत और मौत के कुछ भी नहीं था। कभी कभी इसका जी चाहता कि वो ताहिर को यहाँ से भाग जाने के लिए कह दे। इस इंकशाफ के बाद इसे ताहिर से मोहब्बत हो गई है। इसे अपने अंदर एक अजीब सी तब्दीली का एहसास होता, जैसे किसी ने ट्रांसप्लांट करके इसके अंदर नया दिल रख दिया हो। अपने धर्म के मुतालिक इसके जज्बात और नजरियात इससे या इसके घर वालों से कभी ढके छुपे नहीं थे। बचपन ही से हैरत अंगेज तौर पर वो मंदिर जाने से हिचकिचाती थी। अलबत्ता अपने घर से कुछ फासले पर बाबा जी सरकार के मिजार पर कव्वाली सुनने जरूर चली जाया करती थी। घर वाले तब यही समझते थे और खुद कामनी का भी यही ख्याल था कि इसे म्यूजिक से दिलचस्पी है और इस वजह से उसे कव्वाली पसंद है और यही शौक इसे बाबा जी सरकार के पास ले जाया करता है। गुज़िश्ता 6 साल से इसे बाबा जी सरकार के पास भी बामुश्किल 4-5 मरतबा ही जाने का मौका मिला था। इस रोज जब दोनों अपने मामूल की तरबियत मुकम्मल करने के बाद शाम ढले, मुश्ताक और सलीम को कैंप में छोड़कर अपने मामूल के मुताबिक दोबारा वापस जा रहे थे। पहाड़ी सिलसिले के एक कदरे महफूज गोशे आफियत में कुदरती घास के फर्श पर आलती पालती मारे बैठे बातों में मशगूल थे, तो अचानक ही ताहिर के उलझे हुए बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करते हुए कामनी ने ऐसी बात कह दी कि ताहिर बेख्तियार सुनकर सीधा हो गया। ताहिर, कभी कभी मेरा दिल कहता है कि तुम ये सब कुछ गलत कर रहे हो, या शायद तुम वो नहीं हो जो तुम बज़ाहिर दिखाई देते हो। इन दोनों में से एक बात सच है, पहली या दूसरी। अगर तुम ना भी बताना चाहो तो भी ये बात सही है, क्योंकि कभी कभी मेरी छठी हिस्स मुझे बिल्कुल सही बात कह देती है। इसने अचानक ही कहा। ताहिर को एक दफा जोरदार झटका लगा, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो संभल गया। हाँ कामनी, तुम सही कहती हो। मैं भी कभी कभी तुम्हारे मुतालिक यही गुमान करता हूँ कि तुम जो कुछ दिखाई दे रही हो असल में वो नहीं हो। यूं लगता है जैसे तुमने जबरदस्ती अपनी शख्सियत पर कोई खोल चढ़ा रखा है। तुम जैसी लड़की का इंतखाब ऐसे कामों के लिए मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं। कहाँ ये मार धाड़, कत्लो गारत गिरी, और कहाँ तुम। इसने अपनी दानसत में संभल कर जवाबी हमला किया, लेकिन इस रोज ना जाने कामनी को क्या हुआ, वो मौजू बदलने पर तैयार नहीं थी। ताहिर, मैं जानती हूँ कि तुम ये बात बराए बात कर रहे हो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम कभी सच नहीं बताओगे, लेकिन मुझे सच का इल्म है। मैं धर्म पर कुछ ऐसा विश्वास नहीं रखती, लेकिन मुझे यूँ लगता है जैसे देवी माँ ने मुझे कोई ऐसी शक्ति दे दी है जो मुझे इन बातों से आगाह रखती है। ताहिर, तुम घबराओ नहीं। अगर कभी ये सच भी निकला जो मेरा वजदान कह रहा है, तो मैं शायद दिल के हाथों इतनी मजबूर हो जाऊं कि वो कुछ न कर पाऊं जिसके लिए मुझे तनख्वाह मिलती है और जो मेरा कर्तव्य है। मुझे इल्म नहीं मुझे क्या हो गया है। ये कहकर इसकी आवाज बोझल हो गई। ताहिर उठकर बैठ गया। इससे पहले कि वो कुछ कहे, कामनी खड़ी हो गई। आओ कहीं और चले। इसने जबरदस्ती अपनी आंखों से आए आंसू रोके हुए थे। कामनी, तुम। ताहिर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन कामनी इसके मुंह पर उंगली रखकर खामोश हो गई। बाकी बातें फिर कभी, ये कहकर वो ताहिर के हाथ पकड़कर इसे करीब खींचती हुई जीप तक ले आई। ड्राइविंग सीट पर वो खुद बैठी थी। जीप का रुख अब देहरादून शहर की तरफ था। ताहिर समझ गया था कि कामनी इसे इसी होटल की तरफ ले जा रही है जहाँ वो इससे पहले भी 2 मरतबा जा चुकी हैं। यहाँ वो इसे खसूसी ट्रीट देने के लिए ले जाया करती थी। कामनी, तुम मेरी वजह से परेशान हो गई हो। करीबन 10 मिनट की मुसलसल खामोशी के बाद ताहिर ने टेप रिकॉर्डर का बटन ऑफ करते हुए कामनी से पूछा। ताहिर, जिंदगी जितनी भी है, जितना भी हमारा साथ है, ये बात दोबारा कभी मत कहना। मुझे इससे बहुत दुख होगा। मैंने अपनी नहीं तुम्हारी वजह से परेशान रहती हूँ। तुम मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें क्या कहूँ? ताहिर, तुम इस दुनिया से निकल जाओ। तुम धोखे का शिकार हो। तुम जो कुछ कर रहे हो गलत है, एकदम गलत। क्या मुआशरे से इंतकाम लेने के
के लिए अपने घर को आग लगा दिया करते हैं, वो ये कैसा इंतकाम है? तुम अपने देश के छोटे छोटे बच्चों को अपने हाथों से कत्ल करोगे। इसने अचानक ही जीप सड़क के किनारे एक दरख्त के नीचे रोक दी थी और ताहिर भौंचका सा इसके मुंह की तरफ टकर टकर देख रहा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके कान जो कुछ सुन रहे हैं वो वाकई कामनी अग्रवाल के मुंह से बरामद हो रहे हैं। ताहिर, हैरान ना होना, मैं अपने देश से गद्दारी कर रही हूँ। मुझे एजेंसी की तरफ से तुम्हें नसीहत करके नहीं बल्कि तुम्हें बरगला कर तुम्हारे हाथों तुम्हारे ही भाई बंदों के खिलाफ तबाही फैलाने की तनख्वाह दी जाती है। लेकिन भगवान जाने मुझ में कहां से मेरा ज़मीर जिंदा हो गया। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे हाथों ये सब कुछ करवाना मुझे अच्छा नहीं लगा। ये कहकर वो बाकायदा इसके कंधे से सर लगाकर रो पड़ी। ताहिर चकरा कर रह गया। कहीं ये ट्रैप तो नहीं, कहीं इसकी असलियत जानने के लिए रॉ ने कामनी अग्रवाल को इसके साथ तो नहीं चिपका दिया। इसका दिल ये बात तस्लीम नहीं कर रहा था, लेकिन इसे दिल की नहीं अकल की हिदायत पर अमल करना था। कामनी प्लीज नॉर्मल हो जाओ प्लीज, ये हम दोनों के लिए खतरनाक होगा। यहाँ कोई भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। शायद कामनी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने आई एम सॉरी कहते हुए अपने आस्तीन के पल्लू से अपने चेहरे को साफ किया और इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। आंसुओं से भीगती इसकी ये मुस्कुराहट किसी नेज़े की अनी की तरह ताहिर को अपने कलेजे में उतरती हुई महसूस हुई। गो के बार बार सोचने और गौर करने पर भी इसे पहली बात सच दिखाई देती थी, लेकिन इसने अभी तक सच्चाई को अकल से तस्लीम नहीं किया था और इस अपने आप से सख्ती से वादा किया था कि वो दिल की बातों पर फिलवक्त कान नहीं धरेगा। देहरादून आ गया था। कैंट एरिया के खूबसूरत होटल आकाश की पार्किंग में कामनी ने जीप खड़ी कर दी। अब वो अपने बैग से शीशा निकालकर इसने नजर अपने चेहरे पर डाली और अपनी बेबसी पर शायद खुद ही मुस्कुरा दी। टिश्यू पेपर से चेहरे को ठीक किया, फिर बज़ाहिर हैरत अंगेज तौर पर खुद को नॉर्मल करते हुए ताहिर का हाथ पकड़कर नीचे उतर आई, जो जीप से नीचे उतरकर इसके दरवाजा खोले खड़ा था। दोनों अभी होटल के मेन गेट पर ही पहुंचे थे जब मेन गेट के सामने 3 कारें एक के बाद दीगरे आकर रुकी और किसी ने जय श्री राकेश महाराज का नारा लगाया। इस आवाज पर अचानक ही रुककर कामनी ने इसकी तरफ गर्दन घुमाई। एक मर्सिडीज कार से राकेश महाराज बरामद हो रहे थे और इनके 15-20 चेले चांटे इनके गिर्ज हल्का बांधे शायद इन्हें होटल के दरवाजे तक एक जुलूस में ले जाने के लिए तैयार खड़े थे। ओ माय गॉड, ये कमबख्त कहां से आ गया? चलो वापस चलें, कामनी ने ताहिर से कहा और दोनों इन्हीं कदमों से वापस घूम गए। जरूर दाल में कुछ काला था, लेकिन ताहिर ने यहाँ कुछ पूछना मुनासिब न जाना और इसके पीछे पार्किंग तक आ गया। कामनी ने अपनी घड़ी में वक्त देखा और जीप का रुख शायद किसी दूसरे होटल की तरफ कर दिया। ताहिर चुपचाप इसके साथ बैठा इसके अफ़आल का जायजा ले रहा था।